नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज में आज 15वीं क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकालीन भारत, जो राजपूत काल था उसके में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन और उनका विकास। मध्यकालीन भारत की यह अंतिम क्लास होगी। इसके पश्चात एक और मध्यकालीन भारत की क्लास होगी जो कंप्लीट सिलेबस की होगी। मध्यकालीन भारत के कंप्लीट सिलेबस की टॉपिक वाइज मध्यकालीन भारत के इतिहास की यह अंतिम क्लास है। इसमें हम राजपूत काल के बारे में पढ़ेंगे। तो करते हैं शुरू। आज का पहला प्रश्न है कि कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो कायस्थों का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है तथा एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख ओसनम स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो इसमें असत्य कथन बताना है कि कौन सा है। सबसे पहला ऑप्शन है कि पूर्व काल की अपेक्षा सिक्कों के प्रकार में कमी आई थी, तो यह बात सत्य है। दूसरा है कि पूर्व मध्यकाल में वस्तुएं महंगी थी, तो पूर्व मध्यकाल में वस्तुएं महंगी नहीं बल्कि सस्ती थी, तो दूसरा जो असत्य है। तीसरा कि पूर्व मध्यकाल में सामान्यतः क्रय विक्रय कौड़ियों के माध्यम से होता था, तो यह भी सत्य है। चौथा है कि पूर्व मध्यकाल में बड़े पैमाने पर घोड़ों का आयात आयात किया जाता था, तो यह बात भी सत्य है। तो इसमें असत्य पूछा है, तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया। तो जालोर को राजधानी बनाने वाला पहला प्रतिहार शासक कौन था। तो वह था नागभट्ट प्रथम। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने पूर्व मध्यकाल भारत के नगरों को तृतीय नगरीकरण का काल कहा था। तो पूर्व मध्यकालीन भारत के नगरों को तृतीय नगरीकरण का काल किसने कहा था। तो यह कहा था बीडी चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पूर्व मध्यकाल के मंत्रियों के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके विभाग या उनके जो कार्य थे उनका दे रखा, तो सुमेलित कौन सा नहीं है यह बताना है। सबसे पहला है कि संधि विग्रही विदेश मंत्री होता था। दूसरा है बदीपति या बंदिनी है राजकवि होता था। तीसरा नंबर पर है आरक्षित या तलार या पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। और चौथा नंबर है रावत जो सेनापति। तो रावत सेनापति नहीं होता था, सेनापति को महादंड नायक कहते थे। सेनापति है जो इसे महादंड नायक कहा जाता था। रावत जो है ये छोटी सैन्य टुकड़ी का नायक होता था, तो छोटी सैन्य टुकड़ी के नायक को रावत कहते थे और सेनापति को महादंड नायक कहा जाता था। तो चौथा है जो असत्य है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह सिंध के मुहाने पर स्थित था। तो कौन सा बंदरगाह जो सिंध के मुहाने पर स्थित था, तो वह था देवल बंदरगाह। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह निम्न थे। पश्चिमी तट के अगर बंदरगाहों की बात की जाए तो एक था देवल जो सिंध के मुहाने पर था। इसके अलावा बड़ौच, सोपारा, सोमनाथ सोमनाथ जो बेरावल नाम से जाना जाता था, और थाना, ये जो बंदरगाह थे ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है। तो प्रतिहार प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है। कौन से पदाधिकारियों का आता है, तो राजपुरुष। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तकों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उन पुस्तकों के रचयिता यानी कि रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहली पुस्तक है कीर्ति कौमुदी। कीर्ति कौमुदी की जो रचना की थी वो सोमेश्वर के द्वारा की गई थी, यह सत्य है। दूसरा है कुमारपाल चरित है जो हेमचंद्र सूरी की है, ये बात भी सत्य है। तीसरा है कि द्वाश्रय काव्य जो नयन चंद्र सूरी की है, तो यह नयन चंद्र सूरी की नहीं बल्कि यह भी हेमचंद्र सूरी की ही है। तो दृश्य काव्य भी हेमचंद्र सूरी के नयन चंद्र सूरी के नहीं, तीसरा गलत है। चौथा है प्रबंध चिंतामणि है जो मेरुतंग की है, तो चौथा है जो सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कलचुरी शासक में ने बैठी हुई लक्ष्मी की आकृति के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो कौन से कलचुरी शासक के द्वारा बैठी हुई लक्ष्मी की आकृति के स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। तो यह किए गए थे गांगेय देव के द्वारा। गुप्तों के पतन के बाद सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के गांगेय देव ने ही चलाए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुरुस्क दंड नामक कर वसूलने का अधिकार किस वंश के शासकों के अभिलेखों में मिलता है? तो तुरुस्क दंड नामक कर वसूलने का जो उल्लेख है वो कौन से वंश के शासकों के अभिलेखों में मिलता है? तो यह मिलता है गहरवाल वंश के शासकों के अभिलेखों में। मन्नेर ताम्र पत्र गोविंद चंद्र का है, में गहरवाल वंश द्वारा मुस्लिम जनता से तुरुस्क दंड मलक्कर कर वसूलने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने धारा को परमार राज्य की राजधानी बनाया? तो धारा को परमार राज्य की राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? तो वह शासक थे परमार भोज। परमार भोज ने अपनी राजधानी उज्जैन से धारा स्थानांतरित की थी। तो परमार भोज ने जो अपनी राजधानी पहले उज्जैन थी, उज्जैन से फिर धारा स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक तरफ पुस्तकों के या टीकाओं के नाम दे रखे हैं और सामने उनके रचनाकारों के या लेखकों या टीकाकारों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहली जो पुस्तक है वो है पवन दूत। पवन दूत की जो रचना की गई थी यह की गई थी धोई के द्वारा, यह सत्य है। दूसरा है दाई भाग। दाई भाग की रचना जिमुतवाहन के द्वारा की गई, यह बात भी सत्य है। तीसरा है आर्य सप्तशती। तो आर्य सप्तशती उमापति की नहीं बल्कि गोवर्धन के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो आर्यपति है, आर्य सप्तशती है जो गोवर्धन के द्वारा लिखी गई है, ना कि उमापति के द्वारा। तो तीसरा गलत है। चौथा है रामचरित। रामचरित है जो आनंद भट्ट के द्वारा लिखित है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाल शासक ने श्रीनगर मुक्ति जो पटना के अंतर्गत राजगृह में 5 गांव नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने हेतु दान दिए थे? तो कौन सा पाल शासक था जिन्होंने राजगृह में 5 गांव नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने हेतु दान दिए थे? तो यह दिए थे देवपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से असत्य कथन बताना है कि कौन सा है। सबसे पहला है कि कामरूप का वर्तमान नाम अहोम है। तो कामरूप को वर्तमान अहोम नाम से जाना जाता है, यह सत्य है। दूसरा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मा चोंडगंग ने करवाया था। तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है इसका जो निर्माण है यह अनंत वर्मा चोंडगंग के द्वारा करवाया गया था, यह सत्य है। तीसरा, भौमकर वंश में कुल शासकों में से 1/3 महिला शासिकाएं थी। तो भौमकर वंश में जितने शासक हुए थे इसकी 1/3 है जो महिला शासिकाएं थी, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि पाल वंश के शासकों को ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता है। तो ब्रह्म क्षत्रिय जो पाल वंश के शासकों को नहीं बल्कि सेन वंश के शासकों को कहा जाता है। तो पाल वंश नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा सेन वंश शासक। सेन वंश शासकों को जो ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन है जो इसका गलत है। तो इसमें असत्य पूछा है, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोज परमार के संबंध में असत्य है? तो भोज परमार से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से असत्य कथन बताना है। पहला कि चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, यह सत्य है। दूसरा, कूर्म शतक की रचना की थी। तो कूर्म शतक की रचना जो परमार भोज के द्वारा की गई, यह भी सत्य है। उदयपुर में कविराज कहा जाता है, उदयपुर अभिलेख में जो इनको कविराज कहा जाता है, यह भी सत्य है। चौथा, अपने ग्रंथ युक्ति कल्पतरु में मंदिर निर्माण की नागर शैली का विस्तृत विवरण दिया है। तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि युक्ति कल्पतरु में विविध प्रकार के नामों का उल्लेख मिलता है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। परमार भोज के संबंध में असत्य पूछा है तो असत्य 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य है। युक्ति कल्पतरु में विविध प्रकार के नामों का निर्माण का उल्लेख है। कृत्य कल्पतरु की रचना जो है ये की थी लक्ष्मी धर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष किस शासक के दरबार में था? तो जो प्रसिद्ध कवि है श्रीहर्ष, यह कौन से शासक के दरबार में था? तो यह था जयचंद्र के दरबार में। जयचंद्र। जयचंद्र 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। जयचंद्र के दरबार में श्रीहर्ष नामक कवि था। श्रीहर्ष ने नेस्त चरित खंडन खंड खाद्य की रचना की थी। नोट, खंड खाद्यम जो है यह ब्रह्मगुप्त गुप्त की रचना है। तो खंडन खंड खाद्य इसकी रचना जयचंद श्रीहर्ष के द्वारा की गई थी और खंड खाद्यकम की जो रचना ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजशेखर ने विद्वत्साल भंजिका में किसको उज्जैनी भुजंग कहा था? तो राजशेखर ने विद्वत्साल भंजिका में किसको उज्जैनी भुजंग कहा था? तो यह कहा था युवराज प्रथम को। युवराज प्रथम के समय राजशेखर कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आया था। राजशेखर ने विद्वत्साल भंजिका में युवराज युवराज प्रथम को उज्जैन की भुजंग कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1178 में कृष्ण हृदय
गदरगट आबू के युद्ध में किस चालुक्य शासक ने मुहम्मद गौरी को परास्त किया था? तो 1178 में मुहम्मद गौरी को कौन से चालुक्य शासक ने पराजित किया था? तो यह किया था भीम द्वितीय ने। फारसी स्रोतों के अनुसार भीम द्वितीय ने मुहम्मद गौरी को परास्त किया था। भारतीय स्रोतों के अनुसार मूलराज द्वितीय ने मुहम्मद गौरी को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, नागभट्ट से संबंधित है। तो इनमें से असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। सबसे पहला है कि नागभट्ट द्वितीय पहला प्रतिहार शासक था जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज प्रेम परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो यह सत्य है। दूसरा, ग्वालियर परिस्थिति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक बताया गया, यह भी सत्य है। तीसरा, नागभट्ट प्रथम ने अपने अंतिम समय में गंगा में समाधि ले ली थी। तो यह बात है जो गलत है, क्योंकि यह समाधि नागभट्ट प्रथम ने नहीं बल्कि नागभट्ट द्वितीय ने ली थी। तो तीसरा गलत है। चौथा, नागभट्ट प्रथम का दरबार नागावलोक दरबार कहलाता है। तो यह सत्य है। तो इसमें असत्य कथन बताना था। असत्य कथन 3 नंबर होगा। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर है। नागभट्ट द्वितीय ने अपने अंतिम समय में गंगा में समाधि ली, जिसका उल्लेख चंद्रप्रभा सूरितकृत पर भावक चरित के अनुसार इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रतिहार शासक मिहिर भोज प्रथम के संबंध में असत्य है? तो भोज प्रथम प्रथम से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। इसमें से असत्य कथन कौन सा है? पहला कि आदिवराह की उपाधि धारण की। तो भोज प्रथम ने आदिवराह की उपाधि धारण की, यह सत्य है। इसके समय ग्वालियर परिस्थिति की रचना बालादित्य ने की थी। तो ग्वालियर परिस्थिति की जो रचना यह भोज प्रथम के समय बालादित्य के द्वारा की गई थी, यह भी सत्य है। इसको प्रतिहारों में पितृहंता कहा जाता है। भोज प्रथम को पितृहंता कहा जाता है प्रतिहार शासकों के अंदर, यह भी सत्य है। चौथा, पाल शासक को पराजित करने के उपलक्ष्य में मालवा चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। तो मालवा चक्रवर्ती की उपाधि जो पाल शासक को पराजित करने में नहीं बल्कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित करने के उपलक्ष्य में ली थी। तो 4 नंबर है जो गलत है। यह पाल शासक को पराजित करने में नहीं बल्कि राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण द्वितीय थे उनको पराजित करने के उपलक्ष्य में मालवा चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा जो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब यात्री सुलेमान किस प्रतिहार शासक के समय आया था? तो जो अरबी यात्री है सुलेमान, यह कौन से प्रतिहार शासक के समय आया था? तो यह आया था मिहिर भोज के समय। अरब यात्री सुलेमान 851 ईस्वी में मिहिर भोज के समय आया तथा उसे जुर्जिया गुर्जर कहा था। अरब यात्री अल मसूदी 915 ईस्वी में महिपाल प्रथम के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणहस्तिन युद्ध का हाथी व जयवराह की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? तो रणहस्तिन या युद्ध का हाथी व जयवराह की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? तो वह था वत्सराज। उपयुक्त उपाध्याय वत्सराज की है। इसके समय की पहली बार महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजशेखर ने किस शासक को रघुकुल तिलक कहा था? तो रघुकुल तिलक है जो रघुकुल तिलक राजशेखर ने कौन से शासक को कहा था? रघुकुल तिलक तथा महाराष्ट्र चूड़ामणि, तो यह कहा था महेंद्रपाल प्रथम को। महेंद्रपाल प्रथम को जो राजशेखर ने रघुकुल तिलक व महाराष्ट्र चूड़ामणि कहा था। महेंद्रपाल प्रथम को राजशेखर ने विदुषाल भंजिका में रघुकुल तिलक, कर्पूर मंजरी में महाराष्ट्र चूड़ामणि तथा बाल भारत में रघुग्रामणी कहा है। राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि तथा आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का प्रभाव नहीं है? तो इसमें से सामंतवाद का प्रभाव कौन सा नहीं है? सामाजिक गतिशीलता अवरुद्ध हो गई, यह सामंतवाद का प्रभाव है। स्थानीय संस्कृतियों का विकास हुआ, यह भी सामंतवाद का प्रभाव है। क्षेत्रवाद का जन्म हुआ, यह भी सामंतवाद का विकास है। खुली अर्थव्यवस्था का विकास, यह जो सामंतवाद का विकास से नहीं प्रभाव नहीं है इस पर। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। व्यापार वाणिज्य का पतन तथा बंद अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था। तो व्यापार वाणिज्य व अर्थव्यवस्था व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ था और तो अर्थव्यवस्था बंद हुई थी सामंतवाद से, ना कि इनका विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो पूर्व मध्यकाल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह थी ग्राम। 3 नंबर ऑप्शन। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था, जिसका मुख्य ग्राम्य या ग्रामपति होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्न में से कौन सा 12वीं शताब्दी में सिंचाई का साधन था? तो 12वीं शताब्दी में सिंचाई का कौन 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 सा साधन था? तो वापी, वापी है जो एक सिंचाई का साधन था। बांध, बांध भी सिंचाई का साधन था। इसके अलावा कूप, कूप भी सिंचाई का साधन था। और अर्गट, अर्गट भी सिंचाई का साधन था। तो एक, दो, तीन, चार, चारों ऑप्शन है जो इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि अनुदान के साथ किसानों के हस्तांतरण का सबसे प्राचीन अभिलेख प्रमाण कौन सा था? तो भूमि अनुदान के साथ किसानों के हस्तांतरण का सबसे प्राचीन अभिलेख प्रमाण कौन सा था? तो यह था असरफुल ताम्रपत्र, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त विवरण असरफुल ताम्रपत्र गुप्तोत्तरकालीन 7वीं 8वीं सदी में मिलता है, जो पूर्व बंगाल से मिला है। भूमिदान का सर्वप्रथम अभिलेख प्रमाण सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम की रानी नागानिका का नाना घाट अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामंतों की श्रेणी का उल्लेख अपराजित पृष्ठ में नहीं मिलता है? तो कौन सा सामंतों की श्रेणी का उल्लेख है जो अपराजित पृष्ठ में नहीं मिलता है? तो आप्त सामंत, 4 नंबर ऑप्शन। अपराजित पृच्छा 12वीं शताब्दी का ग्रंथ, जिसके रचयिता बहुदेव भाषा संस्कृत। इस ग्रंथ में ग्रामाधिकार के आधार पर सामंतों की निम्न श्रेणियां बताई गई है: महामंडलेश्वर, मांडलिक, महासामंत, सामंत, रघु, लघु सामंत और चतुरांशंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण आयातित वस्तु क्या थी? तो पूर्व मध्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण आयातित वस्तु क्या थी? तो यह थी घोड़े, 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट है। बंधुआ मजदूरी का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बंधुआ मजदूरी का जो सर्वप्रथम हमें उल्लेख प्राप्त हुआ है, यह प्राप्त हुआ है भागवत पुराण में। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है कि कटुसाहाट, कटुसाहाट है जो सड़क के किनारे के बाजार को कहा जाता था, यह सत्य है। दोषीहट जो वस्त्र बाजार होता था, यह भी सत्य है। महाटटा का हाट, यह अनाज का बाजार होता था। तो यह अनाज, सिर्फ अनाज का बाजार नहीं बल्कि यह मुख्य बाजार होता था। महाटट का हाटट जो है ये मुख्य बाजार होता था। तो 3 नंबर है जो गलत है। चौथा है प्रसन हाट, प्रसन हाट है जो सोमरस बाजार होता था। तो 1, 2 और 4 सही है और 3 नंबर है जो असत्य है। इन बाजारों का जो उल्लेख मिलता है यह हमें मिलता है सीडोनी अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार अभिलेखों में उल्लेखित कर्पदक से तात्पर्य है। तो गुर्जर प्रतिहार अभिलेखों में कपरदक से तात्पर्य क्या है? तो यह जो अ, है यह एक कौड़िया होती थी, कौड़िया को जो कर्पदक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने वर्णन दिया है कि बंगाल की मलमल इतनी बारीक होती थी कि एक अंगूठी के बीच में पूरा थान निकल जाए? तो इसका वर्णन किसने दिया कि बंगाल की जो मलमल थी वह इतनी बारीक होती थी कि एक अंगूठी के बीच से पूरा थान निकल जाता था? तो इसका जो उल्लेख दिया है, इसका जो वर्णन किया है, यह किया है सुलेमान के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन। यह कथन अरब यात्री सुलेमान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल में सोमनाथ मंदिर का अंतिम रूप से निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो पूर्व मध्यकाल में सोमनाथ मंदिर का जो अंतिम रूप से निर्माण करवाया था, यह करवाया था कुमारपाल के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। कुमारपाल ने पूर्व मध्यकाल में सोमनाथ मंदिर का अंतिम रूप से निर्माण करवाया था। कुमारपाल ने जैन आचार्य हेमचंद्र के प्रभाव से जैन धर्म ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि धारण की थी? तो कौन से शासक थे जिन्होंने विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि धारण की थी? तो यह उपाधि धारण की थी गोविंद चंद्र ने। 3 नंबर ऑप्शन। विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि गोविंद चंद्र की है। कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु का लेखक जो श्री लक्ष्मीधर भी इनकी राज्यसभा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर विहार की स्थापना किसने की थी? तो शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था सोमपुर विहार, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अभिलेखों में इसको परम सौगात कहा गया है। इसने सोमपुर विहार व विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाल शासक ने मुंगेर में गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? तो वह कौन सा पाल शासक था जिसने मुंगेर में गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? तो वह शासक था रामपाल। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरदेव नामक बौद्ध विद्वान को नालंदा विहारों का अध्यक्ष किस शासक ने बनाया था? तो
नालंदा महाविहार का जो अध्यक्ष था वीरदेव, जो वो एक बौद्ध विद्वान था, इसको अध्यक्ष कौन से शासक ने बनाया था? तो इसको अध्यक्ष बनाया था देवपाल ने। 4 नंबर ऑप्शन। देवपाल ने नगरहार के बौद्ध विहार वीरदेव को नालंदा महाविहार का अध्यक्ष बनाया। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हलायुद्ध किस शासक का मुख्यमंत्री तथा प्रधान न्यायाधीश था? तो हलायुद्ध जो यह कौन से शासक का मुख्यमंत्री भी था और प्रधान न्यायाधीश भी था? तो यह था लक्ष्मण सेन का। लक्ष्मण सेन, 4 नंबर ऑप्शन। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का मुख्यमंत्री तथा प्रधान न्यायाधीश था। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकात नासिरी में लक्ष्मण सेन को हिंद का खलीफा कहा है। वह लाल सेन द्वारा प्रारंभ किए गए उद्भुत सागर ग्रंथ को पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इसमें भी असत्य कथन बताना है। 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में से असत्य कथन कौन सा है? तो सबसे पहला है कि केवरतों के नेता भीम को देवपाल ने परास्त किया था। तो केवरतों के नेता भीम को देवपाल ने परास्त नहीं किया, बल्कि पाल शासक रामपाल ने परास्त किया था। तो देवपाल नहीं आएगा, इसकी जगह रामपाल आएगा। रामपाल ने जो केवरतों के नेता भीम को पराजित किया था, तो पहला ही ऑप्शन गलत है। दूसरा, बौद्ध विद्वान हरिभद्र पाल शासक धर्मपाल की राज्यसभा में निवास करता था, यह सत्य है। तीसरा, कवि सोडल ने उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा है। तो कवि सोडल ने उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा है, यह भी सत्य है। चौथा, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। तो पाल वंश का जो संस्थापक है यह गोपाल था। तो चौथा भी सही है। तो इसमें असत्य पूछा है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। केवरतों के नेता भीम को पाल शासक रामपाल ने परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर आक्रमण के समय चालुक्य शासक कौन था? तो महमूद गजनवी के ने जब 1025 में सोमनाथ आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था, उस समय चालुक्य शासक कौन था? तो इस समय जो चालुक्य शासक था वह था भीमदेव प्रथम। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। इस आक्रमण के समय भीमदेव प्रथम ने कनथा दुर्ग में शरण ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला नामक ग्रंथ की रचना किस प्रतिहार शासक के समय की थी? तो कुवल्यमाला जो ग्रंथ है, इसकी रचना जो उद्योतन सूरी ने की थी, यह कौन से प्रतिहार शासक के समय की थी? तो यह की थी वत्सराज के समय। उद्योतन सूरी ने वत्सराज के समय भीनमाल जालोर में कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर एस शर्मा के अनुसार निम्न में से कौन सी व्यवस्था भारतीय सामंतवाद की नहीं है? तो भारतीय सामंतवाद के बारे में आर एस शर्मा ने बहुत सी विशेषताएं बताई है। तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो आर एस शर्मा के अनुसार भारतीय सामंतवाद की नहीं है? तो भारतीय सामंतवाद की जो विशेषता नहीं है, इसमें सबसे पहली विशेषता कि कृषकों का अधिकांश समय अपने स्वामियों के खेतों में गुजरता था, वे स्वतंत्र नहीं थे। तो पहला ही ऑप्शन है जो गलत है। दूसरा, व्यापार का ह्रास व बंद अर्थव्यवस्था। तो व्यापार का ह्रास हुआ था, अर्थव्यवस्था बंद हुई थी, ये सत्य है। तीसरा, भूमि अनुदान दी गई भूमि के साथ साथ कृषकों का हस्तांतरण, यह भी सत्य है। और चौथा है कि राजतंत्र व्यवस्था तथा दंड प्रशासन को अनुदान अनुदान भोगियों को सौंपना। तो चौथा भी सत्य है। तो असत्य कथन पूछा है, 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर में प्रवेश द्वार पर शुल्काध्यक्ष का कार्यालय क्या कहलाता था? तो नगर में प्रवेश द्वार पर शुल्काध्यक्ष का जो कार्यालय होता था, उस कार्यालय को मंडपिका कहा जाता था। गधेया प्रकार के सिक्के जारी किए थे। तो गधेया प्रकार के सिक्के किसने जारी किए थे? तो यह जारी किए गए थे चौहानों के द्वारा। गधेया सिक्के चौहानों व गोहिलों के द्वारा जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज की नहीं है? तो पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज की यहाँ पर कुछ विशेषताएं दे रखी है। तो कौन सी विशेषता है जो पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज की नहीं है? सबसे पहली है कि जातियों व उपजातियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। तो पूर्व मध्यकाल भारतीय समाज में जातियों व उपजातियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, यह बात सत्य है। शूद्रों की आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी। तो शूद्रों की आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई थी। दूसरा जो गलत है। तीसरा तीसरा कि जाति प्रथा जाति प्रथा की कठोरता बढ़ी, यह सत्य है। चौथा है कि पूर्व मध्यकाल के प्रथम चरण में व्यापार वाणिज्य का ह्रास हुआ, तो यह भी सत्य है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। शूद्रों की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त उन्नति हुई थी।
कार्य, कृषि कार्य सामान्यतः शूद्रों का व्यवसाय बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राजपूतकालीन प्रशासन की नहीं है? तो राजपूतकालीन या जो पूर्व मध्यकालीन भारत था, इसकी इसमें प्रशासन की जो विशेषता है इनमें से कौन सी नहीं है? तो प्रशासन की विशेषता कौन सी नहीं है? पहला, इस काल में मंत्री परिषद का महत्व बढ़ गया था। तो मंत्री परिषद का महत्व बढ़ा नहीं बल्कि घटा था इस काल में, तो पहला ही गलत है। दूसरा, राजपूत में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, तो ये सत्य है। तीसरा, इस काल में एक नियमित नौकरशाही का विकास हुआ था, यह भी सत्य है। चौथा, इस काल में राजनीतिक पद प्राय आनुवंशिक होते थे, ये बात भी सत्य है। तो असत्य कथन है जो 1 नंबर है, तो 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 कथन दे रखे हैं, तो इन कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहला कथन है कि पूर्व मध्यकाल में भारत का दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा चीन के साथ सामुद्रिक मार्गों का प्रचलन बढ़ा, तो ये बात सत्य है। दूसरा कारण आर दे रखा है कि पूर्व मध्यकाल में अरबों द्वारा स्थल मार्गों में हस्तक्षेप हुआ था, तो ये बात भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं शताब्दी के बाद पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति के स्थान पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो 8वीं शताब्दी के पश्चात है जो पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह के स्थान पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो वह था सप्तग्राम। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। सप्तग्राम जो बंगाल में चट्टगांव के निकट स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल में व्यवहारक शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो व्यवहारक शब्द का जो प्रयोग है यह प्रयोग किया जाता था व्यापारियों के लिए। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पूर्व मध्यकाल में व्यापारियों के लिए व्यवहारक शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल में प्रयोग में लाए गए आगति, उनक्कड़ी तथा ढेका क्या थे? तो पूर्व मध्यकाल में प्रयोग में लाए गए आगति, उनक्कड़ी और ढेका जो ये क्या थे? तो यह थे गहड़वालों द्वारा जारी तांबे के सिक्के। तो गहड़वालों ने जो तांबे के सिक्के जारी किए गए थे इन्हें आगति, उनक्कड़ी और ढेका नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो शासक था वह था गांगेय देव। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि धारण की थी? तो विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि जो धारण की थी यह की थी गोविंद चंद्र ने। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रतिहार शासक ने भीनमाल में राजस्व यज्ञ पर 1000 ब्राह्मणों को चांदी के सिक्के दिए थे? तो वह कौन सा प्रतिहार शासक था जिनने जिसने भीनमाल में राजस्व यज्ञ पर 1000 ब्राह्मणों को चांदी के सिक्के दिए थे? तो वह शासक था वत्सराज। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सामंतवाद के उद्भव तथा विकास का गहन व सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? तो भारत के सामंतवाद के उद्भव तथा उसके विकास का गहन व सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाला जो प्रथम इतिहासकार था वह थे रामशरण शर्मा। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रतिहार शासक का विशिष्ट कर था? तो प्रतिहार शासकों का विशिष्ट कर कौन सा था? वह था निष्टि भरत। प्रतिहार शासक के विशिष्ट कर निम्न है जिसमें निष्टि भरत, स्कंदक और अपुत्रिका धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहार शासकों के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो प्रतिहार शासकों शासकों के प्रतिहारों के जो संस्थापक थे हरिश्चंद्र, इनकी राजधानी थी मंडोर। 1 नंबर ऑप्शन। गुर्जर प्रतिहार शासक गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी तथा भीनमाल के को नागवट प्रथम ने राजधानी बनाया था। तो गुर्जर प्रतिहारों की जो प्रारंभिक राजधानी है यह मंडोर थी। भीनमाल को जो नागवट प्रथम ने राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चालुक्य शासक ने खंबात या केम्बे में एक मस्जिद के पुनर्निर्माण हेतु 1 लाख बलोत्रा का दान दिया था? तो कौन से चालुक्य शासक थे जिसने खंबात में एक मस्जिद के निर्माण पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख बलोत्रा का दान दिया था? तो वह जो चालुक्य शासक है वह है जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज जो 2 नंबर ऑप्शन में है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। उपयुक्त प्रश्न में उल्लेखित बलोत्रा गुजरात में प्रचलित स्वर्ण मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक जीवन की विशेषता नहीं है? तो 750 से 1200 ईस्वी तक जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन व सामाजिक जीवन
की जो विशेषताएं हैं इनमें से कौन से जो इसकी विशेषता नहीं है। तो पहली है कि भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ, तो भक्ति आंदोलन का जन्म इसी समय हुआ था। नई जातियों और नए वर्गों का उदय हुआ, तो नई जातियों का और नए वर्गों का उदय भी इसी काल में हुआ था। तीसरे नंबर पर तीसरा ऑप्शन है कि क्षेत्रीय भाषाओं एवं साहित्य का विकास हुआ, तो क्षेत्रीय भाषाओं का और साहित्य का विकास हुआ था, यह बात भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हुआ था, तो यह चौथा ऑप्शन है जो गलत है। राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण हुआ था, सामंतवाद बढ़ा था। तो 4 नंबर है जो गलत है, 1, 2 और 3 है जो सत्य है। तो इसमें पूछा विशेषता नहीं है, यानी कि असत्य है, तो असत्य 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अन्य विशेषताओं की अगर बात की जाए तो ब्राह्मणों व क्षत्रियों का भूस्वामियों में बदलना, महिलाओं के शिक्षा स्तर में गिरावट आना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता पूर्व मध्यकालीन भूमि अर्थव्यवस्था की नहीं है। तो पूर्व मध्यकालीन के भूमि अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। भूमि अर्थव्यवस्था की विशेषता उप सामंतीकरण, व्यापक करारोपण और विस्ती का विस्तार, ये तीनों है जो भूमि अर्थव्यवस्था की विशेषता है। लेकिन व्यक्तिपरक स्वामित्व का हवास, व्यक्तिगत स्वामित्व का हवास, ये बात है जो गलत है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पूर्व मध्यकाल में व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास हुआ था तथा सामुदायिक स्वामित्व का हवास हुआ था। तो व्यक्तित्व स्वामित्व का हवास नहीं बल्कि विकास हुआ था और सामुदायिक स्वामित्व का हवास हुआ था। तो इसी के साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आज की क्लास के साथ ही पूर्व मध्यकालीन की टॉपिक वाइज जो क्लासें थी वो समाप्त होती है। कल की क्लास में संपूर्ण जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है इसकी एक क्लास होगी जिसमें 100 से अधिक क्वेश्चन होंगे। तो कल की क्लास भी जरूर देखना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।